एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। इस वर्ष बैक टू विलेज 4 के अभियान में आम नागरिकों की भागीदारी अभूतपूर्व रही है। 21 डिपार्टमेंट्स के 54 डिलीवरेबल्स को सैचुरेट करने में हमें सफलता मिली है और 96,000 सेहत गोल्डन कार्ड इशू करके 49,526 परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का कवच प्रदान किया गया है। जन अभियान के तहत 5,914 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं और अब यूनियन टेरिटरी में कुल किसान कार्ड धारकों की संख्या 12,84,000 पहुंच गई है। जन भागीदारी और ग्राम समृद्धि के इस महापर्व के दौरान 277 नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज पंजीकृत की गई हैं और 31,578 कोऑपरेटिव मेंबर्स को ट्रेनिंग प्रदान की गई है। भूस्वामियों के सशक्तिकरण के लिए शुरू किए आपकी जमीन आपकी निगरानी पोर्टल को तकरीबन 9 लाख लोगों ने देखा है और 7 लाख से ज्यादा लैंड पासबुक वितरित की गई है। जन अभियान के दौरान एक महत्वपूर्ण कार्य स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान करके उन्हें वापस इनरोल करना था। इस अभियान में 40,000 से ज्यादा बच्चों को चिन्हित करके उनका स्कूलों में दाखिला सुनिश्चित किया गया है। दिव्यांगजनों तक बिना व्यवधान के सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए 211 कैंप आयोजित किए गए और सीनियर सिटीजन्स को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से 3,205 सीनियर सिटीजन क्लब्स स्थापित किए गए हैं। पिछले 2 वर्षों के स्थिर एवं सतत विकास से आज जन भागीदारी परिपक्व होकर एक कार्य नैतिक भागीदारी में बदल गई है। 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने माई स्कूल माई प्राइड कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता अभियान में भाग लिया है और समाज कल्याण विभाग ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत छूट गए लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं में शामिल किया है। समावेशी विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए कृषि सेक्टर में भी विकास जरूरी है। जन अभियान के दौरान कृषि उत्पादकता में सुधार एवं इस सेक्टर में विकास की गति तेज करने के लिए एक्सपर्ट्स और किसान भाइयों ने आपसी संवाद के जरिए अनेक विषयों पर चर्चा की है। मुझे यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि जम्मू कश्मीर के किसान भाई तेजी से मैकेनाइजेशन तथा डाइवर्सिफिकेशन को एडॉप्ट कर रहे हैं। उनकी यह सक्रिय भागीदारी इस बात का स्मरण कराती है कि हर एक सेक्टर का योगदान जम्मू कश्मीर को मजबूत, समृद्ध और आत्मविश्वास से परिपूर्ण यूनियन टेरिटरी बनाने के हमारे सपने को साकार करने के लिए कितना आवश्यक है। सभी पंचायतों से अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट भेजी है। इन रिपोर्टों पर आधारित केंद्रीकृत कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं। हमने जन अभियान के तहत ह्यूमन इंटरफेस समाप्त करने के लिए आईटी इंटरवेंशन पर बल दिया है। सभी पंचायतों में नागरिकों को 225 ऑनलाइन सर्विसेज की जानकारी विस्तार से दी गई है। परिवर्तन की गति और उसका स्तर काफी व्यापक है। पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने के लिए हम सबके सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है कि प्रत्येक नागरिक आईटी क्षेत्र की संभावनाओं को समझे और समाज की भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने में उनका उपयोग करे। सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था सामाजिक समरसता और एकता की जड़ों को मजबूत बनाती है। जन अभियान के माध्यम से ग्रामीण विकास की योजनाएं अब बड़े शहरों में तय नहीं की जा रही हैं, बल्कि आम नागरिकों के माध्यम से
गांव में ही तैयार की जा रही। बैक टू विलेज के माध्यम से हमारी कोशिश है कि ग्रामीण विकास का एक सुनिश्चित मॉडल विकसित हो और संसाधनों से युक्त पंचायतें आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के संकल्प को सिद्ध करने में योगदान दें। प्रत्येक पंचायत से 15 युवाओं को चिन्हित किया गया है जिन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा और 20 नौजवान हर पंचायत से चिन्हित किए गए हैं जिन्हें स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी प्रदान की जाएगी। आजादी के अमृत कालखंड में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से लोगों के संघर्ष एवं सफलता की कहानियां सुनने को मिल रही हैं, जो अगले 25 साल के संकल्प के लिए नई ऊर्जा प्रदान कर रही हैं। सांबा के सिंबलवाली गांव के रहने वाले किसान भाई बलदेव राज ने प्रशासन की विभिन्न योजनाओं और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की सलाह से अपने खेतों में सफलता के बीज बोए हैं। कम जोत की जमीन होने की वजह से पारंपरिक फसलों से होने वाला मुनाफा न के बराबर था। बलदेव जी ने हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से स्ट्रॉबेरी, आंवला तथा ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन शुरू किया है और उसी जमीन से इस वर्ष उनका मुनाफा बढ़कर 9.5 लाख रुपए हो गया है। स्ट्रॉबेरी के लिए उन्होंने माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी भी स्थापित की है और अपने उत्पाद की ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग भी वह स्वयं कर रहे हैं। बलदेव जी के सभी उत्पादों को खरीदने के लिए बाजार खुद चलकर उनके खेतों तक पहुंच रहा है। डाइवर्सिफिकेशन में अन्य किसानों की बढ़ती रुचि को देखकर उन्होंने ड्रैगन फ्रूट्स के प्लांट बेचने भी शुरू कर दिए हैं। बलदेव जी को आजकल किसान मेलों में आमंत्रित किया जा रहा है, जहां वो अपने अनुभव साझा करके अन्य किसान भाइयों को भी प्रेरित कर रहे हैं। पुलवामा की रहने वाली हीना परे अटल संकल्प की जीती जागती प्रतिमूर्ति हैं। MBA स्टूडेंट हीना ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का पहला रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम पर आधारित फिश फार्म शुरू किया है। उनका फिश फार्म हाई क्वालिटी रेनबो ट्राउट के लिए मशहूर हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने PMMSY की परिकल्पना ग्रामीण संसाधनों और त्वरित गति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर ग्रामीण विकास के उद्देश्य के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत की थी। इस योजना द्वारा फिशरीज में मौजूद गैप को कम करना, फिश प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक वैल्यू चेन को मजबूत बनाना है। हिना ने अपने इस बिजनेस वेंचर में 10 अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराया है। हिना का कहना है कि नौजवानों को अब सरकारी नौकरियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि इतने संसाधन उपलब्ध हैं कि नौजवानों को जॉब क्रिएटर बनने के बारे में सोचना चाहिए। हिना परे जैसे यंग एंटरप्रेन्योर हमारे नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल है। नौजवान का संकल्प अन्य संसाधनों की अपेक्षा सबसे अधिक मूल्यवान है। स्वरोजगार का रास्ता अर्थव्यवस्था को तीव्र गति देने के साथ साथ सुशासन में भी स्थिरता लाता है और समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताएं भी पूरी करता है। पिछले 3 वर्षों में करीब 5.5 लाख स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर नई पीढ़ी को स्वावलंबी बनाने में मदद की गई है। जम्मू कश्मीर का नौजवान आज तरक्की करने के लिए लालायित है और उनके इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग देने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जर्मन फिलॉसफर नीत्शे का कहना था कि आदमी के पूरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, शक्ति का संकल्प और इंसान की इच्छा। शक्ति ऐसी होनी चाहिए जैसे अटल पत्थर की दीवार। जम्मू की पहली महिला ई रिक्शा चालक सीमा देवी इसी संकल्प की जीती जागती प्रतिमूर्ति हैं। घर के खर्च में अपनी हिस्सेदारी का दायित्व पूरा करने के लिए तथा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए नगरोटा की रहने वाली सीमा देवी ने ई रिक्शा चलाना शुरू किया। हालांकि इस कार्य में सीमा को समाज के अन्य लोगों से सहयोग नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी अनंत इच्छा शक्ति के द्वारा वो आज 250 से 500 रुपए प्रतिदिन कमा रही हैं और अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं। लंबे समय तक भाग्य के भरोसे रहा जम्मू कश्मीर अब समग्र विकास की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे नौजवान अपने सामर्थ्य के साथ जम्मू कश्मीर को प्रगति की ऊंचाइयों पर ले जाने के जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दिए जाने वाले प्रोत्साहन
और स्टार्टअप के इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सपोर्ट सिस्टम की व्यवस्था युवा शक्ति के सपनों का निर्माण कर रही है और नारी शक्ति की आकांक्षाओं को भी पूरा कर रही है। कश्मीर घाटी के सामी उल्लाह ने फास्ट बीटल नाम से डोर टू डोर डिलीवरी स्टार्टअप शुरू किया है, जो जम्मू कश्मीर के प्रोडक्ट्स को अन्य राज्यों के अलावा 50 देशों में डिलीवर कर रहा है। आज उनका स्टार्टअप लगभग 1200 MSMEs के साथ काम कर रहा है। सामी उल्लाह ने इस बिजनेस वेंचर में एक इनोवेटिव आइडिया पर भी काम किया है। उन्होंने श्रीनगर एयरपोर्ट पर यात्रियों को यह सुविधा भी उपलब्ध कराई है कि अगर किसी के पास एक्सेस बैगेज है तो बहुत कम फीस चार्ज करके वह उनके घर तक डिलीवरी कर रहे हैं। जम्मू की रहने वाली रिद्धिमा अरोरा ने अपने कन्वेंशनल फैमिली वेंचर को रीइन्वेंट करके देश विदेश तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। उनका स्टार्टअप नाम्या फूड्स आयुर्वेद पर आधारित खाद्य उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा है। रिद्धिमा ने न सिर्फ प्राचीन आयुर्वेदिक गुणों को ईज ऑफ लिविंग का मुख्य तत्व बनाया है, बल्कि स्थानीय किसानों उत्पादकों को बेहतर प्लेटफॉर्म और वाजिब कीमत भी सुनिश्चित की है। स्टार्टअप्स की दुनिया में रिद्धिमा दृढ़ निश्चय, साहस एवं प्रज्ञा की प्रतीक है। उनका एक और मिशन समाज में व्याप्त ऑर्गेनिक फूड से संबंधित बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन को दूर करना भी है। रिद्धिमा और सामी जैसे 500 से ज्यादा युवाओं ने पिछले 3 वर्षों में अपने आइडियाज को बिजनेस में परिवर्तित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। जम्मू कश्मीर का हर एक युवा आज तरक्की के लिए अधीर है और प्रशासन की कोशिश है कि बिजनेस के लिए कैसे इकोसिस्टम का निर्माण किया जाए जो उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सके। शहरों की तर्ज पर गांवों में भी विलेज इंडस्ट्रीज स्थापित करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट का हिस्सा संभावनाओं के लिहाज से काफी कम है। आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था को सहारा देने वाली नीतियों को अपनाकर समाज का व्यापारी वर्ग और प्रोफेशनल्स अपनी अहम भूमिका अदा करें। बांदीपुरा से मुदस्सिर नजीर वानी ने मुझे पंचायतों में पेंशन लाभार्थियों से संबंधित एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है कि बांदीपुरा के सभी 151 पंचायतों में पेंशन लाभार्थियों के नाम पंचायत घर की दीवालों पर लिखे होते हैं, जो कि आज के डिजिटाइज्ड युग में व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया है कि समाज कल्याण विभाग की योजनाओं का डिस्ट्रिक्ट वाइज डैशबोर्ड बनाकर हर एक पंचायत के लाभार्थियों का विवरण संबंधित जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा सकता है। यह विवरण देश में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन पर देख सकता है। बहुत ही सुविधाजनक तरीके से नए लाभार्थियों की डिटेल भी वेबसाइट पर अपडेट की जा सकती है। मुदस्सिर, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोबाइल गवर्नेंस जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्राथमिकता है और लगातार सभी पंचायतों में हम नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के बारे में जानकारियां दे रहे हैं। अपने ऑफिस को पंचायत के पेंशन लाभार्थियों के ऑनलाइन डेटा को अपलोड करने और उसके रखरखाव से संबंधित जानकारी सभी स्टेक होल्डर से एकत्रित करने का निर्देश दिया गया है। आज लगभग 225 सर्विसेज भी ऑनलाइन कर दी गई हैं। यहां तक कि हर एक पंचायत में चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की जानकारी भी मात्र एक क्लिक पर देखी जा सकती है। पेंशन संबंधित डैशबोर्ड को लेकर भी डिस्ट्रिक्ट की टीम अति उत्साहित है और बहुत जल्द ही यह डेटा भी ऑनलाइन कर दिया जाएगा। दूर दराज के किसान भाइयों को भी न केवल मौसम की स्थिति, फसलों, मिट्टी आदि के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, बल्कि उन्हें नेशनल डिजिटल मार्केट यानी ई-नैम से जोड़कर देश भर में अपने उत्पाद बेचने की सुविधा प्रदान करने की कोशिश हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि गांवों में छात्र अपने स्कूलों या कॉलेजों में उपलब्ध किताबों तक सीमित न रहें, बल्कि डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से उन्हें लाखों ऑनलाइन पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रशासन ने डीजी दोस्त कार्यक्रम की भी शुरुआत की है और कोशिश है कि हर पंचायत में डीजी दोस्त वॉलंटियर कम समय में बना लिए जाएं। डिजिटल इंडिया की सर्विसेज के माध्यम से आज हम करोड़ों रुपए की बचत कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भविष्य में यह प्रगति जारी रहेगी। किश्तवाड़ से दिलसाद मट्टू ने अस्पतालों में उपलब्ध मेडिसिन की रेगुलर जांच के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। दिलसाद ने लिखा है कि प्रत्येक अस्पताल में एक ड्रग इन्फॉर्मेशन का काउंटर होना चाहिए, ताकि अगर किसी पेशेंट के मन में उसे दी गई दवाओं के प्रति कोई जिज्ञासा या सवाल है
तो उसे दूर किया जा सके। डॉक्टर्स के पास इतना समय नहीं होता कि हर एक पेशेंट को वह बैठकर सारी जानकारी दे, इसलिए इंफॉर्मेशन काउंटर इस दिशा में एक उपयुक्त कदम हो सकता है। दिलसाद ने आगे लिखा है कि प्रशासन को समय समय पर ड्रग इंस्पेक्टर्स की रिपोर्ट का ऑडिट भी करना चाहिए। ये जानना आवश्यक है कि प्रत्येक ड्रग इंस्पेक्टर महीने में कितने मेडिकल शॉप की जांच कर रहा है और फेक ड्रग्स के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एवं ब्लॉक स्तर पर कितनी कार्रवाई की जा रही है। दिलसाद ने सभी अस्पतालों में प्रशासन की तरफ से मेडिकल शॉप शुरू करने का भी सुझाव दिया है। दिलसाद, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक अस्पतालों में मेडिकल शॉप शुरू करने का सुझाव है, मैं आपको तथा श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि पिछले 6 महीने में सभी डिस्ट्रिक्ट्स, सभी सब डिस्ट्रिक्ट तथा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जन औषधि केंद्र का 100% सैचुरेशन कर दिया गया है। आज जम्मू कश्मीर के सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर को इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड नॉर्म के तहत लाया गया है और क्लिनिकल केयर, प्राइमरी केयर, ड्रग्स, इमरजेंसी सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की एक यूनिफॉर्म बेंचमार्किंग के तहत लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। पेशेंट्स को दी जा रही सुविधाओं पर नजर रखने के लिए ऑनलाइन फीडबैक मैकेनिज्म शुरू किया गया है, जो पेशेंट या उनके घर वाले अपने मोबाइल फोन से एक्सेस कर सकते हैं। और अभी तक यूनियन टेरिटरी के कुल 682 अस्पतालों में को इस सुविधा से जोड़ दिया गया है। पिछले 2 वर्षों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के अलावा इस क्षेत्र में पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म को सशक्त बनाने के लिए भी अनेक प्रयास किए गए हैं। दवाओं से संबंधित सूचना तथा ब्लॉक स्तर पर फेक ड्रग्स के लिए चलाए जा रहे अभियान की ऑडिटिंग के आपके सुझाव पर आवश्यक कार्रवाई के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। जम्मू से रत्न प्रभा शर्मा और विजय शर्मा ने इको टूरिज्म पोटेंशियल के अप स्केलिंग के संदर्भ में एक पत्र भेजा है। उन्होंने टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक रिसोर्स सेंटर स्थापित करने का सुझाव दिया है। रत्न प्रभा और विजय ने लिखा है कि जिस डेस्टिनेशन को चिन्हित किया जा रहा है उससे संबंधित सारी जानकारी जैसे कनेक्टिविटी, उस डेस्टिनेशन की बुनियादी सुविधाओं का ढांचा तथा उस स्थान से संबंधित सभी जानकारी रेडीमेड उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि सभी स्टेक होल्डर्स के पास उस डेस्टिनेशन को डेवलप करने का लक्ष्य हो। भविष्य में उसे प्रमोट करने के लिए और कौन सी नीतियां बनानी होंगी, इसका फ्यूचरिस्टिक प्लान भी प्रशासन के पास मौजूद रहे। उन्होंने लिखा है कि ज्यादातर केसेस में किसी डेस्टिनेशन को चिन्हित करके व्यवस्था को जस का तस छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से उन खूबसूरत जगहों का प्रमोशन और डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता। उन्होंने आगे जिक्र किया है कि इको टूरिज्म के प्रमोशन के लिए आवश्यक है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट पब्लिक, प्राइवेट तथा कम्युनिटी पार्टनरशिप पर फोकस करे, क्योंकि वर्तमान टूरिज्म की नीतियों में इसका अभाव है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि टूरिज्म की असीम संभावनाओं को साकार करने में इंटरप्रेन्योर्स की मदद ले और प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध मार्केटिंग, ऑपरेशन, ब्रांडिंग जैसी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का फायदा उठावें। रत्न प्रभा और विजय शर्मा को मैं इनके सुझावों के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मैं आपके सुझावों से पूर्णतया इत्तेफाक रखता हूं और आने वाले समय की चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक डेस्टिनेशन को हमारी विरासत के अमूल्य अंग के रूप में देखने की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने के लिए जिस इको टूरिज्म की तरफ विश्व के सभी देश बढ़ रहे हैं, उस परिस्थिति में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एवं कम्युनिटी पार्टनरशिप इस तरह के डेस्टिनेशन के विकास, उसकी सुरक्षा, संरक्षण और प्रमोशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में टूरिस्ट स्पॉट्स तथा अमूल्य विरासतों के संरक्षण के लिए इस तरह की भागीदारी पर विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि प्रोफेशनल सर्विसेज और एक्सपर्ट्स के माध्यम से इस सेक्टर में मौजूद संभावनाओं को साकार किया जा सके। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर जिस प्रकार नए और ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम कर रहा है, उसमें यह और भी आवश्यक है कि प्राइवेट कंपनीज तथा कम्युनिटी की भागीदारी भी सुनिश्चित हो। इस वर्ष कश्मीर तथा जम्मू डिवीजन में लगभग 210 ऐसे डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। इन सभी डेस्टिनेशंस के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट को जरूरी निर्देश अवश्य दूंगा। जहां तक कम्युनिटी पार्टनरशिप का सवाल है,
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 20,000 ऐसी टूरिज्म एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया है जिन्हें विलेज कोऑपरेटिव के माध्यम से शुरू किया जाएगा और वर्तमान में 2,000 होम स्टे को आइडेंटिफाई करके लोकल कम्युनिटी की मदद से उन्हें ऑपरेशनल किया जाएगा। बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में प्राइवेट भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारियों को एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने और निश्चित समय सीमा के भीतर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दूंगा। कोरोना महामारी से उबर रहे विश्व में आज सस्टेनेबल टूरिज्म को डेवलप करने पर खास जोर दिया जा रहा है और विशेषकर स्थानीय समुदायों, महिला उद्यमियों के आर्थिक विकास के लिए नई संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में होम स्टे ने हाशिए पर रहे अनेक परिवारों तथा महिला उद्यमियों को आय के सृजन के अवसर उपलब्ध कराए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन का प्रयास है कि इस सेक्टर में स्थानीय हैंडीक्राफ्ट की हिस्सेदारी को भी बढ़ाया जाए और लगभग सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर वोकल फॉर लोकल के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की भी अहम हिस्सेदारी हो। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में टूरिज्म सेक्टर में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। प्यारे भाइयों और बहनों, विकास की यात्रा में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भूमिका और महत्ता है। समाज में सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण में उठे हर एक हाथ को अवसर मिले और उसके काम को उचित पारिश्रमिक भी मिले, ये आवश्यक है। हर एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक और पूर्ण होता है और अवसर मिलने पर विकास यात्रा में रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार रहता है। एक छोटी कहानी है। किसी शहर में एक पत्थर गढ़ने वाला रहता था। सुबह से शाम वो पत्थर गढ़ता था और शाम को मजदूरी लेकर अपने घर चला जाता था। एक दिन उसने शहर में राजा को जाते देखा और बड़ा प्रभावित हुआ। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे भी राजा जैसा पावरफुल बनना है, क्योंकि पत्थर गढ़ने का काम बहुत छोटा है। ईश्वर प्रकट हुए और उन्होंने उसकी इच्छा पूरी कर दी। अब वो भी राजा था और बड़े शान से रहने लगा। कुछ दिनों बाद वहां सूखा पड़ा और सूरज की आग से जमीन जलने लगी। उसने मंत्रियों से उपाय पूछा, तब मंत्रियों ने कहा कि इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सृष्टि में सूरज बहुत पावरफुल है। तब उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे सूरज बना दिया जाए। ईश्वर ने कहा, यह भी ठीक है, और वह सूरज बन गया। कुछ दिन बाद बादलों का एक छोटा सा टुकड़ा आसमान में आ गया और 2-3 दिन तक वहीं टिका रहा। उसके शहर में लोग सूरज की रोशनी न पाकर परेशान थे। उसने अन्य प्लैनेट्स से पूछा कि भाई, क्या बादल सूरज से भी पावरफुल है? लोगों ने कहा कि बिल्कुल, बादल जो चाहे कर दे, चाहे तो अंधेरा कर दे, चाहे तो पूरे इलाके में बाढ़ ला दे। तब उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे बादल बना दिया जाए। ईश्वर ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा। अब वह बादल बनकर आसमान में उड़ने लगा। जब मानसून का सीजन आया तो खूब बारिश हुई, गांव के गांव बह गए, लेकिन एक पत्थर बिल्कुल अडिग था। कई बादलों ने मिलकर उस पर तेज वर्षा की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसने अन्य बादलों से पूछा कि क्या पत्थर हमसे ज्यादा पावरफुल है? बादलों ने कहा, बिल्कुल, हम कितना भी बरसें पत्थर बिल्कुल भी नहीं हिलते। अब उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे पत्थर बना दिया जाए। ईश्वर ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब वो पत्थर बनकर अपने शहर के बाहर पड़ा था। कुछ दिन बाद एक दूसरा पत्थर तराशने वाला आया और उसने छेनी हथौड़े से उस पत्थर को काटकर एक मूर्ति बना दी। वह सोच में पड़ गया। उसने सहमते हुए अन्य पत्थरों से पूछा कि क्या पत्थर से भी ज्यादा कोई पावरफुल है? पत्थरों ने कहा कि हम तो कुछ भी नहीं है, हमारा अस्तित्व तो पत्थर गढ़ने वाले पर टिका है। अब उसने फिर ईश्वर को याद किया और उसे प्रार्थना की कि उसे पत्थर गढ़ने वाला बना दिया जाए। ईश्वर ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा। अब वो वापस पत्थर तराशने वाला बन गया। जो हम हैं वो अपने आप में सृष्टि की सबसे बड़ी देन है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में समाज निर्माण में अपना योगदान कर रहा है। समर्पण के साथ उस नियत कर्म का निर्वहन ही हम सबकी जिम्मेदारी है। पुलवामा से साइमा जरगर ने मिड डे मील के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। साइमा ने लिखा है कि सभी स्कूलों में मिड डे मील तैयार करने की जिम्मेदारी पास के आंगनबाड़ी सेंटर्स को दे दी जानी चाहिए, ताकि कैंपस के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किसी तरह का व्यवधान न हो। साइमा का कहना है कि आंगनबाड़ी सेंटर्स कैलेंडर के हिसाब से न्यूट्रिशियस मील तैयार कर सकेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि पूरे सेशन के दौरान उसमें किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो। साइमा, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको स्मरण होगा, पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर मिड डे मील योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए इसे पीएम पोषण स्कीम नाम दिया गया था। इस स्कीम में बच्चों के लिए
मील तैयार करते वक्त लोकल उत्पादों के प्रयोग पर बल दिया गया है और सभी स्कूलों में पोषाहार के नए मेन्यू की शुरुआत की गई है। सरकार बच्चों को प्रकृति और बागवानी के साथ प्रत्यक्ष अनुभव देने के लिए स्कूलों में स्कूल पोषण उद्यानों के विकास को भी बढ़ावा दे रही है। इन बगीचों की फसल का उपयोग दोपहर का भोजन तैयार करने में हो, इसका इंतजाम किया जा रहा है। अगले 5 वर्ष तक केंद्र तथा राज्य सरकारें मिलकर लगभग 1,30,00,000 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च करेंगे और न्यूट्रिशन की जांच तथा योजना के प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन के लिए समय समय पर इसका सोशल ऑडिट भी किया जाएगा। मेरे ऑफिस ने इस संबंध में स्कूल डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों से बातचीत की है। उनका मानना है कि वर्तमान में सभी स्कूली बच्चों के लिए न्यूट्रिशियस मील तैयार करने के लिए बेटर इक्विप्ड हैं और हाल ही में इस योजना के बेहतर संचालन के लिए बजट भी आवंटित किया गया है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के तहत स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भविष्य में लोकल उत्पादों के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन तथा सेल्फ हेल्प ग्रुप की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगा। कठुआ से हरजोत सिंह ने कश्मीर माइग्रेंट पोर्टल के संबंध में एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत सभी वास्तविक शिकायतों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर एड्रेस करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन अनेक केसेस में फील्ड वेरिफिकेशन ही समय पर पूरे नहीं किए जा रहे। शिकायतों के निस्तारण में हो रही देरी की वजह से प्रशासन की इस प्रशंसनीय पहल को क्षति पहुंच रही है। उन्होंने सुझाव दिया है कि संबंधित डिप्टी कमिश्नर फील्ड अधिकारियों के इस अभियान की रिपोर्ट हर 15 दिन में तलब करें ताकि सभी शिकायतों पर उचित कार्रवाई की जा सके। हरजोत जी, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर उचित कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, आजादी के 75 वर्ष में हमारे राष्ट्र ने काफी कुछ हासिल किया है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी समाज में अनेक चुनौतियां हैं। इनमें से ज्यादातर चुनौतियों का समाधान कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट है। हर छोटी से छोटी समस्या के लिए प्रशासन का इंतजार करने की बजाय संगठित होकर पंचायत प्रतिनिधि और आवाम के सभी वर्ग आगे आवें और अपनी सामूहिक शक्ति का इस्तेमाल करें। मैं आप सभी को भरोसा देना चाहता हूं कि सुदृढ़ समाज के निर्माण में जिन संसाधनों की आवश्यकता होगी उसे प्रशासन अवश्य पूरा करेगा। नागरिकों के संगठनात्मक प्रयास पूरे जम्मू कश्मीर में विकासशील व्यवस्था स्थापित करेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। धन्यवाद। नमस्कार। Zalan kotvan vesiye yarasman talaylati yarasman yar do